हेलो, आई वेलकम यू ऑल टू यूपीएससी अकेडमी हिंदी। आप सभी का स्वागत है दोस्तों, और शुरुआत करते हैं लेक्चर को। वेलकम यू ऑल टू अन अकेडमी यूपीएससी हिंदी। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और यहाँ पर हम लोग एक लेक्चर जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में और साथ ही साथ में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम और अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। देखिए, प्रीवियसली मैं ऑलरेडी 2 लेक्चर ले चुका था इस प्रकार के वीडियोस पर, राइट। और अब हम लोग चलने वाले हैं इसका अगला जो सेक्शन है। और अगला सेक्शन क्या है दोस्तों? हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब टेस्टिस की बात करेंगे, मतलब वृषण की बात करेंगे, और दूसरी बात करेंगे हम लोग ओवेरी की। और दोनों ही अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। और एक बात याद रखना कि ओवेरी और साथ ही साथ में ओवेरी का मतलब होता है अंडाशय, अंडाशय, और दूसरा पॉइंट है गर्भाशय, और दूसरा पॉइंट है वृषण। तो ये दोनों ही जो हैं ये मानव के मूल सेक्सुअल ऑर्गन भी हैं। तो दोनों ही सेक्सुअल ऑर्गन है, पहला पॉइंट तो ये क्लियर होना चाहिए। दोनों ही अपने आप में ग्रंथि भी हैं, और दोनों को अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिर्स्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार से काम करती है। जब ये दोनों प्रकार से काम कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ? इन्हें मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। तो यहां तक आपको सारी बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्लास की ओर। तो देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो मानव का प्रजनन तंत्र पूरी तरह से इसी पर निर्भर करता है। तो देखिए दोस्तों, हमारी जो उड़ान की पूरी टीम है वो पूरी कर्तव्यबद्ध है, और वो लगातार आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं। और होस्ट जितने ऑल पॉसिबल जो संभावनाएं हैं एग्जाम्स में आने की, उन सभी टॉपिक्स को, करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को कनेक्टिविटी के साथ में पढ़ा रहे हैं आपको। यस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी देना चाहता हूं। अनअकैडमी का एक एस्पायर प्रोग्राम आता है। अनअकैडमी का एक एस्पायर प्रोग्राम है, और इस एस्पायर प्रोग्राम में यू कैन विन द एक्साइटिंग प्राइसेस, जिसमें जो टॉप 50 रैंक्स होल्डर होंगे, जिनके टॉप 50 रैंक्स आएंगे। गुड इवनिंग अदिति, साहिल सिद्दीकी, गुड इवनिंग। तो देखिए, टॉप 50 जो रैंकर्स आएंगे उन्हें अलग अलग प्रकार के पुरस्कार अप टू 50,000 वर्थ रेट पुरस्कार यहां पर मिलते हैं। तो मैं आपको ये सब चीज एक बार दिखाना चाहता हूं दोस्तों। तो देख लीजिए, आपको मैं क्लियर कर देता हूं। तो अनअकैडमी पर जैसे ही देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको अनअकैडमी पर जाना है, और यहां पर देखिए या तो यूआरएल, लैपटॉप है तो यूआरएल में एस्पायर अनअकैडमी लिख दीजिए, एस्पायर अनअकैडमी। और ये लिखते ही देखिए पहला जो ये फॉर्म आ रहा है, इसको मैंने क्लिक किया, राइट। पहली तो एडवर्टाइजमेंट थी, तो हम लोग सीधा सीधा एनरोल कर सकते हैं इसमें, राइट। हम लोग सीधा सीधा इसमें एनरोल कर सकते हैं। तो देखिए, अब जो हो गया है दोस्तों, अब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं कि अब पहले यह था कि केवल 10 तारीख को या फिर महीने की 25 तारीख को केवल 2 ही दिन ये एग्जाम हुआ करता था, जो ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है। लेकिन आजकल इससे फर्स्ट मतलब 1 तारीख को, 10 तारीख को, 25 तारीख को और 30 तारीख को, राइट। तो इन 4 अलग अलग डेट्स पर आप एनरोल कर सकते हैं अनअकैडमी के एस्पायर प्रोग्राम के लिए। और एस्पायर प्रोग्राम क्या है? इसमें आपका कंप्लीट जीएस के समान एक पेपर होता है दोस्तों, राइट। जीएस के समान पेपर होता है, और इस पेपर में देखिए यहां पर आपको सीधा नीचे जाना है। आप यू कैन विन द प्राइज एंड स्कॉलरशिप, आपको प्राइजेस एंड स्कॉलरशिप मिल सकते हैं। यहां पर देख लीजिए, प्राइजेस एंड स्कॉलरशिप मिल सकता है आपको। और साथ ही साथ में दोस्तों देखिए कि यू कैन अटेम्प्ट द लाइव टेस्ट, और आपको एक ही चीज करने की जरूरत है कि यहां पर आपको जो है एनरोल करना है, राइट। आपको एक बार एनरोल करना है।
और एनरोल करने पर क्या हो जाएगा, आप इजीली यहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर यू नीड टू जस्ट एनरोल हेयर, आपको केवल एनरोल करना है, ठीक है। चलिए तो आगे मैं कुछ और बातें बता दूं आपको। अब देखिए नीचे आप जैसे ही जाएंगे तो यहां पर देखिए 4 डेट्स आ रही हैं। इन 4 डेट्स पर आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहां पर एक है 1 नवंबर, तो प्रत्येक माह की 1 तारीख को, प्रत्येक माह की 10 तारीख को, प्रत्येक माह की 25 तारीख को और प्रत्येक माह की 30 तारीख को यू कैन एनरोल इन दिस टेस्ट। आप इन टेस्ट में एनरोल कर सकते हैं एंड यू कैन गेट अप टू, जो टोटल प्राइस अमाउंट है वो 5 लाख है, और आप लोग क्या है 50,000 मैक्सिमम 6 मंथ का, आपको 6 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल सकता है यदि आप ऑल ओवर इंडिया रैंक में टॉप 50 में आते हैं तो इस प्रकार के कुछ प्राइसेस आपको मिलते हैं। अंशुल कुमारी, अदिति मेहता, शीतल, सभी का स्वागत है यार, वेलकम यू ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एस्पायर प्रोग्राम में आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट यू नीड टू एनरोल हेयर। आप जैसे मैं यहां पर एनरोल लिख दिया है वैसे आप एनरोल कर दीजिए। और कल क्या होगा दोस्तों, देखिए ये एनरोल मैंने कर दिया। अब कल की डेट में जैसे 10 बज जाते हैं, 10 सुबह 10 बजे ये एग्जाम आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो वहां पर बिगिन टेस्ट का ऑप्शन आएगा, वहां पे आप क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एकदम क्लियर है सारी बात। तो चलिए एस्पायर प्रोग्राम मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे। तो एस्पायर प्रोग्राम में यू कैन विन एक्साइटिंग प्राइसेस। तो आजकल केवल 10 और 25 ही नहीं, 1 तारीख, 10th तारीख, 25th डेट एंड 30th, इन सभी डेट्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो एस्पायर प्रोग्राम में अभी का अभी आप जाइए और एनरोल कर लीजिए, और कल 10 से 12 बजे आपका 2 घंटे का एक कंप्लीट 2 आवर का एक कंप्लीट पेपर होने वाला है। और इस पेपर में बिल्कुल 100 क्वेश्चन एग्जाम लाइक, जैसे प्रीलिम्स में आते हैं उसी प्रकार से एग्जाम लाइक आपके क्वेश्चन होंगे एंड यू कैन गेट द एक्साइटिंग। तो आपको लगता है कि आपका कोई भी दोस्त जो बहुत इंटेलिजेंट है और वो यूपीएससी की तैयारी भी कर रहा है, तो उसके साथ जरूर शेयर कर दो एंड टेल हिम टू एनरोल इन दिस प्रोग्राम सो दैट ही मे गेट 6 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी प्लस, राइट। तो ये पॉइंट आपको एकदम क्लियर हो गया है। एस्पायर प्रोग्राम हर 1 तारीख को, 10 तारीख को, 25 को और 30 तारीख को, आजकल 4 डेट्स पर होता है। यहां तक सारी बात क्लियर है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। तो हमारे प्लस पर आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशन सब कुछ मिलता है। तो मैं आज की क्लास पर आपके लिए आ जाता हूं ताकि क्या हो, क्लास के बारे में डिस्कशन किया जा सके। तो सबसे पहले शुरुआत करने जा रहा हूं दोस्तों कि यहां पर मैंने आपको लगभग 5 अलग अलग प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ा दिया था। अब मैंने, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर मैं बात करूंगा। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर मैं आ जाता हूं दोस्तों। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है उस पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं यहां पे डिलीट कर देता हूं। अब देखिए, तो आज की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात आती है वृषण की या फिर टेस्टिस की। अब वृषण या टेस्टिस किस में होता है? पहला पॉइंट, मेल में, पुरुषों में होता है। और यह अंग शरीर से बाहर होता है, शरीर के अंदर नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो हमारे शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु जो जिन्हें हम लोग इंग्लिश में स्पर्म्स कहते हैं, शुक्राणु, ये 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही जो है प्रजनन कर सकते हैं, अपनी संख्या को बढ़ा सकते हैं। और हमारे शरीर का टेम्परेचर तो कितना होता है दोस्तों? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसीलिए क्या है, हमारे शरीर से, पुरुषों में यह शरीर से बाहर निकला हुआ होता है, बाहर होता है, एकदम क्लियर। और पुरुषों में इट इज द मेन ऑर्गन फॉर रिप्रोडक्शन, प्रजनन का यह प्रमुख अंग होता है और यहीं पर शुक्राणुओं, स्पर्म्स का निर्माण होता है। एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। तो दोस्तों यहां पर आपको याद रखना है, वृषण जो है मानव का मुख्य मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ह्यूमन बींग्स में, ठीक है, मेल में, पुरुषों में, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब देखिए यहां तक सारी बात आपको क्लियर हो गई है। आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पर गौण
गौण ऑर्गन कौन से होते हैं, गौण लैंगिक लक्षण जो रखते हैं? तो देखिए दोस्तों, यहां पर हम लोग आगे चलते हैं। शुक्राणुओं का निर्माण यही होता है। अब देखिए, गौण अंग या द्वितीयक अंग या इन्हें ही हम लोग सेकेंडरी ऑर्गन भी कहते हैं, SECONDARY, सेकेंडरी ऑर्गन्स। सेकेंडरी ऑर्गन्स दोस्तों क्या होते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे अधिवृषण, शुक्रवाहिका वेस डेफरेसिस, शुक्राशय जिसमें सिमेनल वेसिकल और शिनन पेनिस जो आगे आगे का हिस्सा होता है उसे हम लोग शिनन कहते हैं। तो ये सभी अंग जो हैं मानव में, इन्हीं के कारण जो दाढ़ी मूंछ का बढ़ना और जितने भी आवाज का भारी होना, तो उस इन्हीं प्रकार के जो गुण हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो आप मुझसे बीच में क्लास में पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। तो अधिवृषण, एपिडिडाइमस, ठीक है, वेस डेफरेस, सेमिनल वेसिकल और पेनिस, तो ये चारों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, लेकिन ये हमारा मुख्य रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। अब देखिए, दो ग्लैंड्स के बारे में और भी चर्चा आ रही है, काउपर्स ग्रंथि। अब आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, दो ग्रंथियां आ रही हैं, 2 ग्लैंड्स, और ये कभी भी अंतःस्त्रावी ग्रंथियां नहीं हैं, दोनों ही एक प्रकार की बहिर्स्त्रावी ग्रंथि है, बहिर्स्त्रावी ग्रंथि। अब इसका मतलब क्या है, तो मैंने शुरुआती लेक्चर में ही आपको बताया था, बहिर्स्त्रावी ग्रंथि को इंग्लिश में कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, बहिर्स्त्रावी ग्रंथियां, ठीक है। हमारे शरीर में अंतःस्त्रावी ग्रंथियां केवल 9 हैं, 9 आर द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, और वो अपना जो हार्मोन है सीधा का सीधा रक्त में छोड़ती है, जबकि बहिर्स्त्रावी ग्रंथियां अपने एंजाइम्स को, ध्यान से सुनिए मैंने क्या बोला, बहिर्स्त्रावी, जो भी बहिर्स्त्रावी एक्सोक्राइन होती है वो एंजाइम्स निकालती हैं, अंतःस्त्रावी जो अंतःस्त्रावी होती हैं वो हार्मोन्स को निकालती हैं। ये पॉइंट्स आपको पहला पता होना चाहिए। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए काउपर्स जो ग्रंथि है, देखिए जो वीर्य होता है या जो सीमन होता है उसके साथ में जो जेली टाइप का जो पार्ट है वो जो मिक्स होकर आ रहा है वही काउपर्स ग्लैंड से मिक्स होकर आता है। काउपर ग्लैंड क्या करती है, उसके अंदर ये मिक्सिंग का काम करती है। और जो प्रोटेस्ट ग्लैंड होती है, कई बार प्रोस्टेट कैंसर, प्रोटेस्ट का ऑपरेशन होता है, एक्चुअल में जो सीमन का मतलब हो गया वीर्य, जो सीमन बाहर इजैक्यूलेट होता है, बाहर की तरफ जो तेजी से निकलता है, उसके लिए यह प्रोटेस्ट ग्लैंड ही इंपॉर्टेंट है, ताकि क्या हो सके, आपको पता है जब शुक्राणु अंड वाहिनिका, डिंब वाहिनिका या फिर महिला की जो डिंब वाहिनिका या अंड वाहिनिका है, राइट, वहां पर पहुंचेगा तभी क्या होगा, प्रजनन की संभावना हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इजैक्यूलेशन शुड बी पावरफुल और इसीलिए प्रोटेस्ट ग्लैंड इसका काम करती है। यहां तक सारी बातें क्लियर है, आगे चलते हैं दोस्तों। यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई हैं। अभी बहुत अच्छे से इसको डिटेल में चर्चा करेंगे ताकि एनसीईआरटी के भी सेक्शन आपके सारे कवर होते रहे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो काउपर ग्लैंड्स, प्रोटेस्ट ग्लैंड आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगली बात आ रही है दोस्तों आपके सामने कि वृषण जो टेस्टिस है उसका आंतरिक टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर कितना है, 33 to 34 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने यही बोला, जो स्पर्म्स होते हैं, स्पर्म्स जो हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है, वह 33 से 34 डिग्री पर ही रह सकते हैं, लेकिन मानव के शरीर का तापमान कितना होता है दोस्तों, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पर ये स्पर्म बर्न हो जाएंगे, जल जाएंगे, इसीलिए यह शरीर से बाहर होता है। शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है उसको कम तापमान की आवश्यकता होती है और वो 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है हमारे शरीर की तुलना में। और हम कैसे जीव हैं, समतापी जीव। समतापी जीव का मतलब होम्योस्टेटिक, जो कि समतापी जीव है, ठीक है। और हमारा टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट, या फिर मैं केल्विन में लिखूं तो 310 केल्विन। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन। क्या आप मुझे सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन, इन तीनों के बीच में जो रिलेशन होता है, संबंध होता है, क्या मुझे वह फॉर्मूला आप लिखकर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में? यदि आप जानते हैं तो जल्दी से बता दीजिए।
तो देखिए वृषण में बेसिकली 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, तो उन सभी कोशिकाओं पर चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन सी 3 प्रकार की कोशिकाएं, यहां तक कोई डाउट हो तो बता दीजिए, आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पर बात आती है वृषण में 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं। तो सबसे पहली तो है वृषण मेल में रहेगा केवल, है ना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, टेस्टिस, ठीक है। तो जनन को कहते हैं जर्म कोशिकाएं, जनन कोशिकाएं। शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है वो जर्म सेल में ही होता है, और ये कहां पाई जाती है, टेस्टिस में। शुक्राणुओं के पोषण के लिए फ्रक्टोज होता है, याद रखना फ्रक्टोज। अब ये फ्रक्टोज क्या है, यह एकल शर्करा है। मैंने कार्बोहाइड्रेट का सेक्शन कंप्लीट एक लेक्चर लिया है इसी उड़ान के प्रोग्राम में, वहां पर मैंने आपको बताया था ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज। तो फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा है, इसे फलों की शर्करा, शहद शर्करा भी कहते हैं। इन्हीं के कारण शुक्राणुओं को पोषण मिलता है। दूसरे प्रकार की जो टेस्टिस में कोशिका होती हैं उन्हें कहते हैं सर्टोली सेल्स, और सर्टोली सेल क्या करता है, ये पोषण प्रदान करने का काम करता है, राइट। तो फ्रक्टोज से जो पोषण मिल रहा है वो सर्टोली कोशिकाएं पोषण प्रदान कर रही हैं, और पोषण कौन देता है दोस्तों, फ्रक्टोज देता है। यहां तक सारी बात क्लियर। तीसरे प्रकार की जो सेल्स होती हैं वृषण में वो होती हैं लैडिग कोशिकाएं, लैडिग सेल्स, और ये लगातार जो नर लैंगिक हार्मोन है जिसके कारण दाढ़ी मूंछ का बढ़ना, शरीर का वेट जो है ना मैनली हो जाना, शरीर पुरुषत्व प्राप्त होना, आवाज का भारी होना, ठीक है, ये सभी जो हैं ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है। और इसी हार्मोन को हम लोग क्या कहते हैं, एंड्रोजन भी कहते हैं। तो इसी हार्मोन को एंड्रोजन भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चलिए, तो यहां तक आपको इन्हें अंतरनाली कोशिकाएं भी कहते हैं। तो टेस्टिस में जर्म सेल्स, सर्टोली सेल्स और लैडिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। लैडिक कोशिकाओं से ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निष्कासन होता है। सर्टोली सेल शुक्राणुओं के पोषण में मदद करती है, और जर्म सेल शुक्राणुओं को निर्माण करती है। यहां तक सारी बातें क्लियर हैं। तो हम लोग अब आगे चलते हैं दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं एक बार। तो यहां तक सारी बात क्लियर हो गई है। तो अब देखिए कुछ छोटा सा बेसिक पॉइंट और देख लेते हैं यहां पर, है ना। अब देखिए आपको पता है कि मानव की कोशिकाओं में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, और यह जनन कोशिका हो तो 23 गुणसूत्र शुक्राणु के होते हैं और 23 क्रोमोसोम्स अंडाशय के होते हैं। यस और नो, 23 गुणसूत्र और 23 गुणसूत्र। अब जब देखिए जो कोशिकाओं में विभाजन होता है, आपको पता है ना कोशिका में 2 प्रकार से विभाजन होता है। एक तो है समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन क्या बोलते हैं, समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीटियोसिस, मीटियोसिस, ठीक है। और अर्धसूत्री विभाजन को क्या बोलते हैं, मियोसिस। तो जब हम लोग समसूत्री विभाजन की बात करते हैं तो मेरी ये जो त्वचा की कोशिकाएं अपने आप बढ़ रही हैं, त्वचा की कोशिकाएं, ये समसूत्री विभाजन का उदाहरण है। मेरे चेहरे की कोशिकाएं, मेरे आंतों की कोशिकाएं, क्योंकि वो प्रजनन या रिप्रोडक्टिव सेल्स नहीं है। लेकिन शुक्राणु या अंडाणुओं में क्या होता है दोस्तों, 23 गुणसूत्र होते हैं, और ये 23 गुणसूत्र और ये 23 गुणसूत्र मिलकर एक जाइगोट का निर्माण करते हैं मादा के अंडवाहिनिका या डिंब वाहिनिका में। यहां तक सारी बातें क्लियर है, ठीक है। गुड इवनिंग साक्षी, सोहेल, परवीन परिहार जी, गुड इवनिंग यार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग जुड़ते जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो यहां पर अर्धसूत्री विभाजन जो है वो सेक्सुअल लिंग कोशिकाओं में होता है, समसूत्री विभाजन सामान्य कोशिका में होता है, क्योंकि सामान्य कोशिका 46 में ही गुणसूत्रों में परिवर्तित होती है। और जो समसूत्री विभाजन है मियोसिस, इसको फार्मर और मूरे ने पहली बार यह शब्द दिया था। यहां तक सारे पॉइंट्स आपको मेरे हिसाब से एकदम क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग और आगे चलते हैं, धीरे धीरे क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए यहां पर पुरुषों में जो
पुरुषों में जो एक हार्मोन होता है, एक तो मैंने बता दिया पुरुषों में जो हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन है। लैडिग कोशिकाएं, जो टेस्टिस की लैडिग कोशिकाएं, वो उससे निकलता है। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी कहते हैं। आपको मैंने पढ़ाया था जो पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटेराइन ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, वही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकालती है पुरुषों में, ठीक है, वो उसको एक्टिव करने में मदद करती है। यस और नो? इसीलिए तो पीयूष को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। महिला के अंदर जो एग के निष्कासन के लिए हमारा पीयूष ग्रंथि जो सबसे ऊपर दिमाग में, वही उसको एक्टिवेट करता है। यस और नो? एकदम क्लियर? तो इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी, LH हार्मोन, ये भी निकाला जाता है, जो क्या करता है, शुक्राणुओं के जनन में मदद करता है। आपको यह बात पता होनी चाहिए कि हमारे शरीर में हम लोग जो खाना खाते हैं और एक कोशिका बन रही है, तो अलग अलग कोशिकाओं से पोषण प्राप्त करने के बाद में और फिर एक शुक्राणु, अ सिंगल स्पर्म, वैसे तो 1 mm के अंदर कई करोड़ों शुक्राणु होते हैं, 1 mm सीमेन, वीर्य में, लेकिन एक शुक्राणु का जो पूरा प्रोसेस है, जब से हमने खाना खाया से लेकर हमारे शरीर में बढ़ना शुरू हुआ और एक मैच्योर स्पर्म सेल बनी, इसमें कुल 74 डेज लगते हैं एक स्पर्म को बनने में। लेकिन यह लगातार क्रमागत प्रोसेस है, इसीलिए क्या होता है, समय है ना, हमको लगता है, लेकिन करोड़ों की संख्या में बनते चले जाते हैं। यहां तक बात क्लियर है? तो कोई भी जो जनन कोशिका, रिप्रोडक्टिव सेल होती है, उसमें एक बार में 4 शुक्राणु, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक शुक्राणु को बनने में 74 डेज का समय लगता है और एक कोशिका जो होती है ना, उससे 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ये 2 पॉइंट्स आपको जरूर याद रखने हैं। एकदम क्लियर? ठीक है, एकदम क्लियर है ये बात? तो देखिए आगे चलते हैं, आगे यहां पर थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं। तो ये समसूत्रीय है या अर्धसूत्री? तो ये मियोसिस है। तो इस प्रकार का विभाजन कैसा हो गया, अर्धसूत्री। अब इन 23 से एक एक बार और समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन में 23 का 23, 23 का 23, 23 का 23 एंड 23 का 23। तो इस प्रकार से कुल हम लोग देखते हैं कि एक जनन कोशिका से कुल 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। एक शुक्राणु को बनने में टोटल 74 डेज का समय लगता है। यहां तक सारी बातें एकदम क्लियर हो रही होंगी आपको, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक सारी बात क्लियर है? समसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन, ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक बार हम डिलीट करके थोड़ा सा और आगे की तरफ गति रुख करते हैं। तो दोस्तों मैं साथ में आपको एक ये भी बात बता दूं कि आज से एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की मेरी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर क्लास शुरू होने वाली है 8 PM से, और डेली 100 लेक्चर्स आएंगे जिसमें मैं कंप्लीट एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी कवर करवा रहा हूं। तो आप जरूर जो है जरूर वो देख लेना एक बार। शायद बफरिंग की कुछ इश्यू हुआ है। बफरिंग, इन केस यदि बफरिंग आए तो यू शुड रिफ्रेश इट। यदि बफरिंग आए तो रिफ्रेश कर लीजिए एक बार, प्लीज रिफ्रेश इट, प्लीज रिफ्रेश इट। ठीक है, रिफ्रेश कर लीजिए। यदि बफरिंग आती है बेटा एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। ठीक है, अब मैं शुक्राणु के पूरे स्ट्रक्चर पर भी बात कर लेता हूं आपसे। ठीक है, ये आपके किसी भी स्टेट पीसीएस या किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली यूपीएससी में आपको कई बार प्रिलिमिनरीज में जो लाइंस पूछी जाती हैं, आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बायोटेक्नोलॉजी के कुछ लैंगिक, जितने भी बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग क्लोन इत्यादि बनाते हैं, वहां पर भी ये मदद करेगा। तो हमें ये बेसिक बातें पता होनी चाहिए। अब देखिए ये जो शुक्राणु हैं, ये शुक्राणु का स्ट्रक्चर है। ये इसकी पूंछ वाला भाग है, टेल, ठीक है, और ये इसका हेड वाला भाग है, सिर। ऊपर ऊपर जो अंडाणु, जो सबसे बड़ा कोशिका है, उसकी दीवार को भेदता है। कहां पर? अंडाशय में जाकर, डिंब वाहिनिका में जाकर। ठीक है, तो वहां पर एक्रोसोम एग को जो ब्रेक करता है वो इसी एक्रोसोम की मदद से करता है। यहां तक क्लियर है बात? तो एक्रोसोम, और एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है दोस्तों? गोल्जी काय, गोल्जी एपरेटस, जिसके खोजकर्ता कैमिलो गोल्जी हैं। और गोल्जी काय को हम लोग क्या हैं? हमारी कोशिका का
ट्रांसपोर्ट मैनेजर, यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। तो गोल्जी काय जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ये इसको एनर्जी के तौर पे, और मध्य वाले भाग में याद रखना, ये जो मध्य वाला भाग है यहां पर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, जो शुक्राणु जब कभी गर्भ में पहुंचता है तो वहां पर तेजी से गति करता हुआ जो अंडवाहिनिका तक पहुंचता है, उसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया ही जिम्मेदार हैं। एकदम क्लियर। तो मादा का जो जनन तंत्र है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वहां पर तेजी से गति करते हुए जो उस पॉइंट तक पहुंचता है, और ऐसा केवल एक या दो ही शुक्राणु पहुंच पाते हैं। करोड़ों शुक्राणुओं में से केवल एक या दो ही पहुंच पाते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ लोग जो है अलग अलग प्रकार के व्यसन करते हैं और उसके कारण क्या होता है, उनके शुक्राणुओं की क्षमता कम हो जाती है और इसके कारण वो कभी भी पिता बनने का सुख प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके शुक्राणु में डिफेक्ट है, राइट। फिर उनको टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह का सहारा लेना पड़ता है। तो दोस्तों इसीलिए अलग अलग प्रकार के व्यसनों से हमें दूर रहना चाहिए। तो मध्य भाग हो गया, हेड हो गया, एक्रोसोम, आनुवांशिक पदार्थ केंद्रक, ये सभी बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। ठीक है। तो लाइसोसोम्स भी पाए जाते हैं। अंडाणुओं को जो एग है उसको भेदने का काम एक्रोसोम ही करता है। एकदम क्लियर। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, गति बढ़ाते हैं और भी आगे चलते हैं। तो एक्रोसोम के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एक्रोसोम के बारे में, कि एक्रोसोम गोल्जी काय द्वारा निर्माण होता है, इसमें लाइसोसोम भी होता है, और आपको पता है लाइसोसोम जो कोशिकाओं में पाया जाता है वो सुसाइडल बैग के नाम से भी जाना जाता है। और सुसाइडल बैग क्या करता है, ये आत्मघाती थैली, पूरी की पूरी एक कोशिका को खत्म, ध्वस्त करने का काम कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, अंडाणु की दीवार को भेदने में ये लाइसोसोम्स ही मदद करते हैं। तो ये सारी बातें आपको पता होगी। देखो यहां पर एक सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, ये थोड़ा पुराना कंटेंट है इसलिए मैं सुधार देता हूं। यहां पर वर्तमान में जापान का फुगाकू जो सुपर कंप्यूटर है वो दुनिया का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर है, और ये जापान का है। एकदम क्लियर हो गई बात। चलिए तो मेनली हमने शुक्राणुओं के ऊपर जो चर्चा करनी थी और टेस्टिस के बारे में। ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि लगभग 4 करोड़ 1 ml, आप सोच रहे हैं 1 मिलीलीटर सीमन के अंदर 4 करोड़ शुक्राणु पाए जाते हैं, और इनमें केवल 1 या 2 या और कुछ ही वहां तक पहुंच पाते हैं जहां पर अंडाणु हैं। तो ध्यान से सुनिए, एंजियोस्पर्मिया, ये एंजियोस्पर्मिया टर्म किसके लिए यूज होता है, वीर्य में शुक्राणु की जो अनुपस्थिति हो जाती है। तो वीर्य में यदि शुक्राणु नहीं है तो वो एंजियोस्पर्मिया है। कई बार क्या होता है दोस्तों, मैंने भी बताया जनन कोशिका में से शुक्राणु ही नहीं बन रहे, क्या होगा, ठीक है, बिना शुक्राणुओं के। ठीक है। अब अगला टर्म आ रहा है ओलिगोस्पर्मिया। वीर्य में यदि शुक्राणु की कमी हो, अनुपस्थिति में तो बिल्कुल भी पिता नहीं बन सकता। कमी होने पर भी क्या होगा, वो संख्या, तो हमारे 1 ml में 4 करोड़ के करीब शुक्राणु होते हैं। और यूस्पर्मिया मतलब होता है यदि वीर्य में पर्याप्त संख्या में शुक्राणु हो। तो ये तीनों टर्म्स, एंजियोस्पर्मिया अनुपस्थित, ओलिगो का मतलब वैसे भी ओलिगो शब्द कमी के लिए आता है, और यूस्पर्मिया, यू का मतलब बहुत ज्यादा संख्या में हो, इसके लिए आता है। तो यहां तक भी क्लियर है। चलिए अब हम लोग महिला के, मादा के जनन अंग के ऊपर बात कर लेते हैं। तो आपको पुरुष के जनन अंग, उसके सभी सेक्शन को मैंने कवर कर दिया है। अब हम लोग बात कर रहे हैं अंडाशय, डिंब या ओवेरी। अंडाशय को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ओवेरी। कहां पर पाई जाती है दोस्तों यह फीमेल महिलाओं में एब्डोमेन कैविटी, एब्डोमेन कैविटी में पाई जाती। कैविटी जो उदर, जो गुहा है, पूरा उदर वाला जो खाली स्थान है वहां पर पाई जाती है। और ओवेरी संख्या में 2 हैं, एक जोड़ी पाई जाती है। मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो वृषण है और अंडाशय हैं दोनों ही किस प्रकार की ग्रंथि है दोस्तों, मिश्रित ग्रंथियां हैं, मिक्स्ड ग्लैंड है।
तो मानव शरीर में कुल कितनी मिक्स्ड ग्लैंड है? एक तो पैनक्रियाज अग्नाशय, एक है ओवेरी या अंडाशय, और एक टेस्टिस। तो ये तीनों मिश्रित ग्रंथियां, इसका मतलब यह अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों के रूप में काम कर सकती हैं। तो महिलाओं में यह अंडाशय प्राथमिक प्रजनन अंग होता है, क्योंकि अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण, वृषण मानव का प्राथमिक सेक्स ऑर्गन होता है, क्योंकि वहीं पर शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा है। अंडाशय में वहीं पर अंडाणुओं का निर्माण होता है। प्रत्येक 28वें दिन, एवरी 28th डे पर महिलाओं के एक नया एग बनता है, और वो नॉर्मली एक होता है संख्या में। याद रखना, शुक्राणु 1 ml में 4 करोड़, लेकिन महिला में एक बार 28वें दिन केवल एक ही एग उत्पन्न होता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ महीने में 2 एग उत्पन्न हो जाएं, लेकिन सामान्यतः प्रक्रिया में एक ही होता है। यहां तक बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर भी है और आपको एक बेसिक जानकारी के लिए भी ये एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अब देखिए, यहां पर ये केवल और केवल महिलाओं में पाई जाती है, पुरुषों में तो टेस्टिस ऑलरेडी बता ही दिया है मैंने। और कहां पर पाई जाती है दोस्तों ये? तो मैंने आपको बता दिया, उदर गुहा, या फिर किसमें बोला मैंने आपको? एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है। एक जोड़ी होती है। यहां तक बात क्लियर है? एक्टोमी, जहां पर भी कहीं दोस्तों एक्टोमी शब्द आ जाए, इसका मतलब है रिमूव करना या हटाना। हिस्टेरेक्टोमी, मैंने आज ही आपको मेरा एक रोबोट के ऊपर, आप लोग बहुत ज्यादा डिमांड किया करते थे सर रोबोटिक्स के ऊपर लेक्चर लाइए, तो दोस्तों आज मैंने 8 AM पर मेरा एक लेक्चर रोबोटिक्स पर ही पढ़ाया है, और कल भी 8 AM पर मेरा रोबोटिक्स का ही लेक्चर है। तो आज मैंने जो रोबोटिक्स को पूरा 100 वर्ष हो गए हैं, उसके लिए साइंस रिपोर्टर में एक पूरा का पूरा आर्टिकल आया था, उस पर बेस्ड बनाया, और अब मैं एप्लीकेशंस वगैरह आगे बताने वाला हूं। ठीक है? और हिस्टेरेक्टोमी में मैंने आपको बताया था कि आजकल क्या हो रहा है दोस्तों, आजकल रोबोट की मदद से हम लोग जो हिस्टेरेक्टोमी जैसा ऑपरेशन है, जिसमें एक मादा या फीमेल का पूरा गर्भ बाहर निकाल लिया जाता है। दोस्तों होता क्या है कि महिला बहुत कई बार प्रजनन के बाद में, या कई बार किसी विशेष संक्रमण के कारण, गर्भाशय के कारण पूरे पेट में दिक्कत आ सकती है और महिला की मृत्यु भी हो सकती है। तो आप नॉर्मली क्या है, कुछ 45 से 50 साल की जो महिलाएं होती हैं, उनमें हिस्टेरेक्टोमी का ऑपरेशन देखते हैं। उसमें पूरे के पूरे उदर वाले भाग को ब्रेक करके, कट करके, और पूरा का पूरा जो गर्भाशय है जिसमें बच्चा रहता है, उस वूम्ब को पूरा का पूरा बाहर निकाल लिया जाता है। एकदम क्लियर? तो हिस्टेरेक्टोमी आपको क्लियर हो गया। हिस्टेरेक्टोमी क्या हो गया? हिस्टेरेक्टोमी मतलब गर्भाशय को निकालना। ऊफरेक्टोमी अंडाशय का मतलब जो 2 अंडाशय हैं, यदि मादा में से अंडाशय निकाल लिया जाएगा तो क्या कभी वो मां बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। तो कंप्लीटली किसी मदर के 2 बच्चे हो गए हैं, 3 हो गए, उसके बाद उनको बधिया करना है, तो हम लोग उनका अंडाशय को निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल है। अंडवाहिनिका, वही लाइन जहां पर शुक्राणु पहुंचकर अंडाणु के अंदर ब्रेक करता है अपने एक्रोसोम से, मैंने आपको एक्रोसोम भी बताया, तो वो सेल्पिंगो, तो ये जो सेल्पिंगोक्टोमी मतलब अंडवाहिनिका को ही निकाल दिया जाए तो। और ऑर्किड, कई बार क्या होता है, वृषण में किसी प्रकार का टेस्टिस में प्रोस्टेट कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर जो होता है, तो उसमें कई बार पूरा अंडाशय को बाहर निकाल देते हैं, तो ऑर्किडेक्टोमी उसे कहा जाएगा, ऑर्किडेक्टोमी। ठीक है? आगे चलिए। तो देखिए, अब आपके लिए यहां पर, ये तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है एग्जाम के लिए। क्यों? क्योंकि जब आप सिविल एस्पायरेंट बनेंगे तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप जब एक जिले के कलेक्टर होते हैं तो आप लगातार CMHO जो चीफ हेल्थ मेडिकल ऑफिसर जो होता है डिस्ट्रिक्ट का, उसको सलाह मशूरा करना। तो आपको कहीं पर यदि प्रजनन दर बहुत ज्यादा है तो आपको नसबंदी के प्रोग्राम, पुरुष में अलग होता है, महिला में अलग होता है, उसको चलाना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉपर टी क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी क्या होता है, राइट? तो इन सभी पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इस पर क्या है, नॉर्मली आपको किसी भी जगह प्रश्न मिल सकता है। तो चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। तो जो महिला नसबंदी होती है,
स्टरलाइजेशन ऑफ फीमेल, उसे कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। और ट्यूबेक्टोमी में क्या करते हैं दोस्तों, बड़ा सिंपल है। जो ये आपको फैलोपिन ट्यूब दिख रही है, जिसे अंडवाहिनिका या डिंब वाहिनिका कहते हैं, इसे या फिर इसे, देखिए अंडवाहिनिका लिखा हुआ है, इसको यदि मैं बांध दूं तो क्या कभी शुक्राणु ने यहां से जो प्रवेश किया है वो कभी भी एग से मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो नसबंदी का मतलब क्या है कि हम लोग फैलोपिन ट्यूब के अंदर को बांध देते हैं, ठीक है। तो ट्यूबेक्टोमी फीमेल के अंदर स्टरलाइजेशन प्रोसेस है, नसबंदी का ऑपरेशन है, इसे ट्यूबेक्टोमी, फैलोपिन ट्यूब को बांधना। यहां तक सारी बातें एकदम क्लियर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लाइक वाइक करते चलना यार, है ना। पुरुष नसबंदी ऑपरेशन को क्या कहते हैं? वैसेक्टोमी कहा जाता है। और इसमें जो शुक्रवाहिका है, शुक्राणुओं की जो नलिका है जहां से शुक्राणु निकल रहे हैं, जो प्रोटेस्ट ग्रंथि के मदद से इजैक्युलेट तेजी से होते हैं, तो उसको बांधने का काम पुरुष नसबंदी कहलाता है। कई बार क्या होता है, वहां पर टी आकार की, कॉपर टी क्यों कहते हैं? टी आकार की कॉपर टी की मदद से हम लोग क्या करते हैं, फैलोपिन ट्यूब को बंद कर देते हैं। एकदम क्लियर। तो यही क्या है, ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी। पुरुष नसबंदी वैसेक्टोमी, फीमेल नसबंदी ट्यूबेक्टोमी। दोस्तों इस प्रकार के लेक्चर को जरूर अपने दोस्तों में शेयर कर देना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होते हैं। इनमें कई प्रकार के क्वेश्चंस, खासकर सामाजिक सोशल इश्यूज पर भी आपको ये बेसिक जिस्ट इन बातों का पता होना चाहिए। यस और नो, जल्दी से कंफर्म करिए यस और नो, ठीक है। आगे चलते हैं। तो हम लोग एक पूरे डायग्राम के माध्यम से देखते हैं कि पूरी प्रक्रिया होती क्या है, राइट। तो अब देखिए हम लोग प्रक्रिया के ऊपर बात करने वाले हैं दोस्तों, प्रक्रिया के ऊपर बात कर लेते हैं। अब पूरी प्रक्रिया पर बात करने वाले। तो देखिए जब भी कभी आपको सबसे पहले तो ये दिख गया कि ये अंडवाहिनिका है, ये अंडवाहिनिका है, और जो शुक्राणु पहुंचता है वो यहीं पर पहुंचता है दोस्तों, शुक्राणु, और अंडाणु की नाम की कोशिका है वो। और ये जो अंडाणु और ये जो शुक्राणुओं का जो मिलन होता है वो भी कहां होता है, अंडवाहिनिका में, ओविडक्ट, फैलोपिन ट्यूब में होता है। यहां तक बात क्लियर है। अब ये शुक्राणु के अंदर, जब मैंने बताया आपको प्रोटेस्ट ग्रंथि के तहत तेजी से इजैक्युलेट होगा, तो ये अंदर की तरफ जो एग कोशिका है, अंडाणु कोशिका, और